हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। और ये जो टॉपिक है ये हमारा जो पीजीटी का हमारा सिलेबस है उसमें जो हमारा एक टॉपिक दिया हुआ है भौगोलिक पर्यावरण एवं मानव समाज। तो इसके अंतर्गत ये टॉपिक है भौगोलिक पर्यावरण एवं मानव समाज। टॉपिक के अंतर्गत हमें जो है समाजीकरण टॉपिक यानी सोशलाइजेशन को पढ़ना है। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर देखिए और सारे वीडियोस को आप देखिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और समझिए अच्छे से। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है एच.एम. जॉनसन के अनुसार इनका क्या कहना है कि समाजीकरण क्या है। तो देखिए वह प्रशिक्षण है, समाजीकरण वह प्रशिक्षण है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका संपन्न करने के लिए समर्थ बनाता है। तो इनका क्या कहना है समाजीकरण क्या है, यानी जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका जो होती है, आप समाज में किस तरीके की भूमिका निभाते हैं वो आप जो है समाजीकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। दूसरी जो परिभाषा है वो है ग्रीन की। तो इनका क्या कहना है कि सांस्कृतिक विशेषताओं का आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। यानी जो समाजीकरण होता है, समाजीकरण के माध्यम से आप जो है जो आपकी सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं उसको आप जो है एक तरह से सीखते हैं। तो इनका यह कहना है ग्रीन का। आगे देखते हैं, अगली जो परिभाषा है वो है किम्बल यंग की। तो देखिए व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। इनका क्या कहना है कि जो समाजीकरण होता है उसके माध्यम से एक व्यक्ति क्या करता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो उसका क्षेत्र होता है उसमें वो प्रवेश करता है, वो सारी की सारी चीज़ें सीखता है। अगली जो परिभाषा है वो है हारालॉम्बस की। इनका कहना है कि व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखते हैं, किसके माध्यम से, समाजीकरण के माध्यम से। अगली परिभाषा है दुर्खीम की। देखिए इनका कहना है कि बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देना ही समाजीकरण है। नैतिकता कीवर्ड है ये दुर्खीम, अगर ऐसे परिभाषा में आ जाता है तो ये दुर्खीम का होगा। इनका कहना है कि बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देना ही क्या है, समाजीकरण है। अगली जो परिभाषा है वो है फीचर की। इनका मानना है कि सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उनसे अनुकूलन करना सिखाता है, उनसे अनुकूलन करना सीखता है। यानी एक व्यक्ति क्या करता है समाजीकरण के माध्यम से, सामाजिक व्यवहारों को सीखता है और उनसे अनुकूलन करना सीखता है। अगला जो परिभाषा है वो है पार्सन्स की। इनका क्या मानना है कि सामाजिक मूल्यों को सीखने और उन्हें आंतरिकृत करने को ही समाजीकरण कहते हैं। तो जो आपके समाज में आप आसपास जो सामाजिक मूल्य होते हैं उनको सीखते हैं और उन्हें आंतरिकृत करते हैं यानी उन्हें अपनाते हैं, तो इसे ही समाजीकरण कहते हैं, पार्सन्स। आगे जो परिभाषा है वो है न्यूमेयर की। तो इनका क्या कहना है कि एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का नाम ही क्या है, समाजीकरण है। यानी कोई व्यक्ति है वो जब पैदा होता है तो उसके अंदर जो है इतना समाजीकरण मतलब उसके अंदर सामाजिकता जैसी कोई भावना नहीं होती है, एक तरह से पशु के समान होता है। धीरे धीरे समाज में रह करके जब वो समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सारी चीज़ें सीखता है तो वो क्या करता है, वो एक सामाजिक प्राणी बनता है। तो इसी को न्यूमेयर ने क्या कहा है, समाजीकरण कहा है। फिर आगे देखिए, आगे अगला जो पॉइंट है वो है संगठनात्मक प्रक्रियाएं ही सामान्यतः समाजीकरण करती हैं, ना कि विघटनात्मक। यानी जो समाज में संगठनात्मक प्रक्रियाएं हैं, जो सारी चीज़ों को संगठित करके रखती हैं, जोड़ करके रखती हैं, वही चीज़ें समाजीकरण का पाठ पढ़ाती हैं। ऐसा नहीं है कि जो विघटनात्मक चीज़ें हैं उनको समाज क्या करता है, अस्वीकार करता है। अगला पॉइंट है फिक्टर के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में 3 उप प्रक्रियाएं शामिल हैं। पहला नकल करना, दूसरा सुझाव, तीसरा प्रतियोगिता। यानी कोई भी व्यक्ति जब समाजीकरण उसका होता है तो सबसे पहले वो कैसे सीखता है, सबसे पहले वो नकल करता है। यानी कोई छोटा बच्चा होता है तो वो किस तरीके से समाज का अनुकरण करता है, वो जो भी चीज़ें समाज में उसके घर में आस पड़ोस में जो भी चीज़ें घटित होती हैं वो उनको देख करके सीखता है और उसी के अकॉर्डिंग उसका जो है समाजीकरण होता है। दूसरा सुझाव होता है, यानी आप कोई चीज़ गलत सही कर रहे हैं तो अगला अगर आपको टोकेगा और आपको कहेगा कि आप ये नहीं, ये चीज़ें सही हैं, ये करिए, आपको सुझाव देगा, तो उस तरीके से भी आपका समाजीकरण होता है। और तीसरा जो है प्रतियोगिता,
यानी जब एक दूसरे से कंपटीशन होता है तो उससे भी क्या होता है, व्यक्ति का समाजीकरण होता है। फिर आगे देखिए, आगे जो पॉइंट है वो है ब्रूम तथा सेल्जनिक ने समाजीकरण की प्रक्रिया के 3 पहलू बताए हैं। पहला बताया है सावयव, दूसरा बताया है व्यक्ति और तीसरा बताया है समाज। फिर आगे देखिए, अगला पॉइंट है स्टीवर्ट एवं गिलिन। तो इन्होंने 3 आवश्यक तत्व बताए हैं। पहला बताया है अंतःक्रिया, दूसरा बताया है भावनात्मक स्वीकृति और तीसरा बताया है संचार या भाषा। तो इन्होंने जो 3 आवश्यक तत्व बताए हैं, यानी अंतःक्रिया, व्यक्ति जब इंटरेक्शन करेगा एक दूसरे से तभी तो समाजीकरण उसका होगा। दूसरा है भावनात्मक स्वीकृति, यानी कोई भी जो भावना होती है उसे वो स्वीकार करता है, वो चाहे मतलब कोई भी भावना हो, उसका गुस्से का हो या फिर दुख का हो या फिर खुशी का हो, तो जो भी भावनाएं होती हैं उसको वो एक्सेप्ट करता है। तीसरा जो है संचार, यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से ही समाजीकरण होता है। जब व्यक्ति एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तभी तो जो है उनका समाजीकरण होगा। भाषा के माध्यम से ये जब संचार करते हैं यानी कम्युनिकेशन उनका होता है। फिर अगला जो पॉइंट है वो देखिए, ब्रूम तथा सेल्जनिक ने जैविक विशेषताओं को बताया है। तो पहला इन्होंने बताया है सहज प्रवृत्तियों की कमी, दूसरा बताया है अंतःक्रियात्मक आवश्यकताएं, तीसरा बताया है बाल्यावस्था की निर्भरता, चौथा बताया है सीखने की क्षमता और पांचवा भाषा। तो ये इन्होंने कुछ जैविक विशेषताएं बताई हैं कि एक व्यक्ति जो है किस तरीके से समाजीकरण करता है, उसका समाजीकरण होता है। जैविक विशेषताएं जो उसके अंदर होती हैं, यानी सहज प्रवृत्तियों की कमी, यानी उसका जो सहज प्रवृत्ति होती है उसकी कमी होती है। जब वो समाजीकरण नहीं उसका हुआ रहता है तो उसमें कमी होती है, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे उसका समाज में समाजीकरण होता है तो वो चीज़ें सीख जाता है। उसके बाद अंतःक्रियात्मक आवश्यकताएं होती हैं, तभी वो सीखता है। बाल्यावस्था की निर्भरता, यानी जब वो छोटा होता है तो वो दूसरे पर निर्भर होता है। और सीखने की क्षमता, सीखने की उसकी जन्मजात क्षमता होती है, तभी वो सारी चीज़ें सीख पाता है। और भाषा, तो ये सारी क्या हैं, जैविक विशेषताएं हैं। फिर देखिए, अगला जो पॉइंट है वो है ब्रूम तथा सेल्जनिक ने समाजीकरण के कुछ उद्देश्य बताए हैं। पहला उन्होंने बताया है अनुशासन, यानी आप अगर किसी का समाजीकरण करना चाहते हैं तो उसके लिए अनुशासन जरूरी है। आप अनुशासन में रहेंगे तभी कोई चीज़ें सीख पाएंगे और आपका समाजीकरण होगा। दूसरा जो है वो है प्रेरणा स्रोत, तीसरा है सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख, चौथा है कुशलता एवं क्षमता बढ़ाना और पांचवा है व्यवहारों में अनुरूपता लाना। तो ये सारे जो हैं समाजीकरण के तत्व और उनकी जो है कुछ विशेषताएं हैं। और समाजीकरण को जो अलग अलग उसकी परिभाषाएं अलग अलग विचारकों ने दी हैं, वो सारी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि मतलब समाजीकरण होता क्या है। अब अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है समाजीकरण, लेकिन हम फिर भी एक लाइन में देखते हैं कि समाजीकरण क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ कि जो समाजीकरण होता है, सबसे पहले ये सीखने की एक प्रक्रिया होती है। और इसी के द्वारा क्या होता है, कोई भी जो व्यक्ति होता है या मानव होता है वो जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। यानी जब वो पैदा होता है कोई एक बच्चा, तो वो जैविक प्राणी होता है, उसे कोई भी चीज़ें कुछ भी नहीं पता होती हैं। जब वो समाज में सारी चीज़ें सीखता है, अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग, अपने समाज के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें को ग्रहण करता है, तो वो एक सामाजिक प्राणी बनता है। इसी को क्या कहते हैं, सामाजिक प्राणी कहते हैं। और सबसे पहले जो समाजीकरण शब्द का प्रयोग है ये कहाँ पे किया गया था, तो ये मनोविज्ञान में किया गया था। जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो हैं, इन्होंने जो है सबसे पहले समाजीकरण की बात की थी। किसने की थी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। तो कुल मिलाकर के समाजीकरण क्या है, समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को यानी एक जैविक प्राणी को एक सामाजिक प्राणी बनाया जाता है। समाजीकरण की जो विशेषताएं हैं, जैसे कि समाजीकरण क्या है, तो यह जो प्रक्रिया होती है ये बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यानी जो एक बच्चे का समाजीकरण होता है वो सबसे ज़्यादा कब होता है, जब वो बाल्यावस्था में होता है और किशोरावस्था में। उसके बाद जो ये समाजीकरण की प्रक्रिया होती है ये निरंतर चलती रहती है। यानी आप समाज से लगातार कुछ न कुछ चीज़ें ग्रहण करते ही रहते हैं और आपका समाजीकरण निरंतर होता रहता है। फिर इसके अलावा जो ये समाजीकरण होता है, समाजीकरण जो है ये अपने समाज के मूल्यों, मानदंडों, आदर्शों, सभी चीज़ों को आंतरिकृत करने की प्रक्रिया है। यानी आप एक समाज में पैदा हुए हैं तो आप वहाँ के जो भी मूल्य हैं, मानदंड हैं, आदर्श, नियम, इन सारी चीज़ों को ग्रहण करते हैं और उन्हें सीखते हैं, तो ये आपका समाजीकरण है। इसके अलावा देखिए, यह एक गतिशील अवधारणा भी है। जो समाजीकरण है यह गतिशील अवधारणा है, यानी ये जो है कहीं ना कहीं बदलती रहती है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। और एक तरह से यह एक चेतन प्रक्रिया भी है। यानी किसी व्यक्ति का समाजीकरण हो रहा है तो उसे पता होता है कि वो क्या चीज़ें सीख रहा है, तो ये एक चेतन प्रक्रिया है। तो ये सारी चीज़ें जो क्या है, समाजीकरण की विशेषताएं हैं।
आई होप अब आपको समाजीकरण समझ में आ गया होगा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप जो है शॉर्ट पॉइंट्स ज़रूर बना लीजिएगा इसका। तो देखिए अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या देखना है, समाजीकरण की विधियाँ। तो समाजीकरण की विधियाँ देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है वो है ब्रूम तथा सेल्जनिक ने इसकी 2 विधियाँ बताई हैं। पहला बताया है दमनकारी समाजीकरण, यानी यह समाजीकरण माता पिता केंद्रित होता है। दूसरा जो समाजीकरण है वो है सहभागी समाजीकरण, इसमें क्या होता है, यह संतान केंद्रित होता है। तो दमनकारी समाजीकरण क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है या फिर जो कोई भी व्यक्ति है तो उसका समाजीकरण जो है उसके जो पेरेंट्स होते हैं माता पिता पर केंद्रित होता है, यानी वो जो उसे सिखाएंगे, जो चीज़ें बताएंगे उन्हीं का वो अनुकरण करेगा और उसी तरीके से उसका समाजीकरण होगा। दूसरा जो होता है सहभागी समाजीकरण, तो ये चाइल्ड सेंटर होता है, यानी इसमें व्यक्ति स्वयं से सीखता है। तो ये 2 तरह की इन्होंने समाजीकरण की विधियाँ बताई थी। आगे देखिए अगला जो पॉइंट है वो है समाजीकरण के अभिकरण या संस्थाएं, यानी किसी व्यक्ति का समाजीकरण होता है तो उसकी अभिकरण क्या है, यानी कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जिसके द्वारा वह समाजीकरण करता है। तो देखिए J.H. फिक्टर के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन में जितने लोग भी आते हैं उन सभी से वह कुछ न कुछ सीखता है। तो इनका क्या मानना है कि एक व्यक्ति के जीवन में जो भी आता है तो वो हर किसी से कुछ न कुछ कोई ना कोई चीज़ सीखता है, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सीखता है। फिर आगे देखिए अगला जो पॉइंट है, समाजीकरण की जो संस्थाएं हैं, यानी व्यक्ति का जो समाजीकरण होता है वो किसके द्वारा होता है। तो सबसे पहले तो प्राथमिक संस्थाएं होती हैं और दूसरा द्वितीयक संस्थाएं। तो आप सभी को पता होगा प्राथमिक संस्थाएं क्या होती हैं और द्वितीयक संस्थाएं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए जो प्राथमिक संस्थाएं होती हैं तो प्राथमिक संस्थाओं में परिवार सबसे पहले आता है, मित्रों का समूह, उसके बाद पड़ोस, फिर नातेदारी समूह, विवाह। तो ये सारे क्या हैं, प्राथमिक संस्थाएं हैं। यानी परिवार क्या है, सबसे पहली प्राथमिक संस्था है। यानी कोई भी बच्चा होता है तो वो सबसे पहले कहाँ से सीखता है, परिवार से सीखता है। तो उसका समाजीकरण सबसे पहले कहाँ होता है, परिवार से होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा वक्त वो अपने मित्रों के साथ बिताता है, तो उसके बाद उसके मित्रों जैसा उसका संगति होगा उसी तरीके का वह जो है मूल्य आदर्श जो भी चीज़ें हैं उसको ग्रहण करेगा और उसी तरीके से उसका समाजीकरण होगा। फिर आता है पड़ोस, यानी आपके आस पड़ोस में कैसे लोग रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी जो है बच्चे का समाजीकरण होता है। अगर अच्छे लोग हैं तो उसका अच्छा समाजीकरण होगा, अगर अच्छे लोग नहीं हैं तो उस तरीके से उसका समाजीकरण होगा। फिर नातेदारी समूह यानी आपके जो नाते रिश्तेदार होते हैं उनका भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। वो जिस तरीके का आपका नाते रिश्तेदारी है, मित्र मंडली है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका समाजीकरण होगा। और उसके बाद है विवाह। तो ये सारी चीज़ें क्या मानी जाती हैं, प्राथमिक संस्थाएं हैं, यानी आप प्रत्यक्ष रूप से इनके आसपास होते हैं और ये जो भी चीज़ें आप देखते हैं या फिर जो भी चीज़ें ये करते हैं तो आपको उस पर प्रभाव पड़ता है और आप भी उसी तरीके से उनका अनुकरण करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। फिर आगे देखते हैं और द्वितीयक संस्थाएं क्या होती हैं। तो इन सब को छोड़ करके जितनी भी चीज़ें होती हैं वो द्वितीयक होती हैं, मतलब जिनसे जो है आपको अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। फिर देखिए आगे जो पॉइंट्स है, अगला पॉइंट है पार्सन्स ने परिवार के कार्य को व्यक्तित्व निर्माण के लिए अपरिहार्य माना है। तो इन्होंने परिवार के कार्य को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। क्यों? क्योंकि जो परिवार होता है वही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। फिर अगला पॉइंट जो है, रिजमैन ने आधुनिक व्यक्ति को दूसरे के द्वारा निर्देशित यानी अदर डायरेक्टेड कहा है। जो रिजमैन है इन्होंने क्या कहा कि आधुनिक समय में जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरे के द्वारा क्या होते हैं, निर्देशित होते हैं। फिर आगे देखिए अगला जो पॉइंट है वो है समाजीकरण के स्तर एवं प्रक्रियाएं। तो समाजीकरण के कौन कौन से स्तर होते हैं उसकी प्रक्रियाएं उसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है, लुंडबर्ग ने समाजीकरण को एक सूत्र द्वारा प्रकट किया है। कौन सा वो सूत्र है, व्यक्ति गुणे समाज बराबर सामाजिक व्यवहार यानी समाजीकरण। तो इनका ये सूत्र कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप इसे जरूर नोट करिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। इन्होंने समाजीकरण का ये सूत्र दिया है, यानी व्यक्ति और समाज मिल करके क्या करते हैं, सामाजिक व्यवहार बनाते हैं। और जो ये सामाजिक व्यवहार होता है यही समाजीकरण कहलाता है। यानी व्यक्ति जो होता है वो समाज द्वारा क्या होता है, समाज के जो व्यवहार होते हैं उनको सीखता है, उनको ग्रहण करता है और ये सामाजिक व्यवहार इस तरीके का वो करता है और यही सामाजिक व्यवहार क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। फिर अगला जो पॉइंट है देखिए, समाजीकरण के मनोवैज्ञानिक पहलू। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि समाजीकरण के मनोवैज्ञानिक पहलू कौन से हैं। तो देखिए सीखने की प्रक्रिया प्याजे ने दी थी और इसमें 6 अवस्थाओं का उल्लेख किया था। तो प्याजे जो है ये मनोवैज्ञानिक थे ये,
तो इन्होंने सीखने की कुछ प्रक्रियाएं बताई थी। 6 अवस्थाओं को इन्होंने बताया था और बताया था कि इन्हीं अलग अलग अवस्थाओं में जो है किस तरीके से एक जो बच्चा होता है वो सीखता है। तो देखिए इन 6 अवस्थाओं को देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो अवस्था होती है प्रथम, इसमें इन्होंने बताया कि स्तनपान करते समय माँ के वक्ष तथा स्तनों में सनसनी महसूस करता है। यानी सबसे पहला जो प्रथम स्तर होता है तो उसमें बच्चा किस तरीके से वो चीज़ें जो है महसूस करता है, सीखता है, वो इन्होंने बताया है। दूसरी जो अवस्था है वो है बालक किसी वस्तु को एक विशिष्ट कोण से देखता है। मतलब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो कोई भी शिशु पैदा होता है वो धीरे धीरे चीज़ों को करके सीखता है, मतलब एक अलग अलग धीरे धीरे करके स्तर में सीखता है। तो इसी तरीके से उन्होंने बताया है। तो दूसरा, उसके बाद दूसरे स्तर में क्या होता है कि वो विशिष्ट कोण से कोई चीज़ों को देखता है। फिर तीसरा जो स्तर होता है इसमें 3 से 6 माह पश्चात बच्चा जो भी देखता है उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये मनोवैज्ञानिक में किस तरह से एक बच्चे का सामाजिकरण होता है, वो किस तरीके से सीखता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। चौथी जो अवस्था होती है इसमें 9 से 10 माह के बीच बच्चा छिपी हुई वस्तु को ढूंढने का प्रयास करता है परंतु परिवर्तन के क्रम को नहीं समझ पाता है। यानी कोई भी चीज़ें आप उसको सामने आप दिखाते हैं, खिलौना वगैरह, उसके बाद आप उसे हटा देते हैं तो वो इधर उधर ढूंढने लगता है कि वो चीज़ें कहाँ गई, लेकिन वो समझ नहीं पाता है उन चीज़ों को। पाँचवीं जो अवस्था है वो है 12 से 18 माह के बीच। इसमें जो है बच्चा परिवर्तन के क्रम को समझने लगता है। फिर उसके बाद देखिए छठी जो अवस्था है वो है 15 से 18 माह के बीच, जिसमें बालक जो है किसी पदार्थ का चित्रण करता है ताकि उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी कल्पना कर सके। यानी कोई चीज़ वो देखता है तो उसको अब समझ में आने लगता है कि ये चीज़ें, इसका आकार किस तरीके से है, और बाद में वो वही चीज़ देखता है तो वो समझ जाता है कि ये वही चीज़ है। तो इस तरीके से इन्होंने 6 स्तर बताए थे कि बच्चा जो होता है वो किस तरीके से सीखता है और उसका कैसा समाजीकरण होता है। आगे देखिए अगला जो पॉइंट है वो है समाजीकरण के विभिन्न स्तर यानी सोपान। तो इसमें देखिए जॉनसन ने समाजीकरण के 4 स्तर बताए थे। पहला इन्होंने बताया था मौखिक अवस्था यानी ओरल स्टेज। पार्सन्स कहते हैं कि इस अवस्था में शिशु तथा माता के बीच उप प्रणाली बन जाता है। यानी जो मौखिक अवस्था होती है ओरल स्टेज, इसमें जो बच्चा होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है माता को ही जानता है और किसी को भी नहीं। इस अवस्था को फ्रायड जो है ये प्राथमिक परिचय कहते हैं। यानी सबसे पहले उसका प्राथमिक परिचय किससे होता है? उसकी माता से होता है। उसके बाद दूसरी जो अवस्था है वो है शौच अवस्था यानी एनल स्टेज। तो ये एनल स्टेज जो है ये 1 से 3 वर्ष तक मानी जाती है। इसमें बच्चा क्या होता है, ये जैसे शौच अवस्था, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं इनको सीखता है। फिर तीसरी जो अवस्था है वो है ऑडिपल या तादात्म्यकरण की अवस्था। तो ये 4 से 14 वर्ष का होता है। इसमें जो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। इसमें ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। और ऑडिपल जो ये होता है कॉम्प्लेक्स, ये जो है लड़कों में पाया जाता है और इलेक्ट्रा जो ग्रंथि होती है ये लड़कियों में पाई जाती है। यानी कोई भी अगर बालक 4 से 14 वर्ष का है तब इस अवस्था में क्या होता है कि उसकी जो ग्रंथियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है कि अगर वो लड़का है तो वो जो है अपने पिता से एक तरह से घृणा का भाव उसके अंदर होता है और माता से ज़्यादा लगाव होता है। और अगर एक लड़की है यानी उसके अंदर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है तो वो क्या करती है कि वो अपने जो है माता के प्रति कम, पिता के प्रति उसका ज़्यादा लगाव होता है। तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास होता है 4 से 14 वर्ष में। फिर अगला जो पॉइंट है वो है किशोरावस्था, एडोलसेंस। तो किशोरावस्था जो है ये संभ्रांति की अवस्था मानी जाती है। यानी इसी अवस्था में जो बच्चे क्या होते हैं, बिगड़ते बनते हैं। तो ये किशोरावस्था, तो इस तरीके से इन्होंने बताए थे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है मार्गरेट मीड। देखिए इन्होंने इस अवस्था में लड़के लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन स्पष्ट दिखाई पड़ता है जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जन्म लेते हैं। तो ये इन्होंने एडोलसेंस में बताया है। यानी जब किशोरावस्था में क्या होता है कि विभिन्न शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं लड़के लड़कियों में। फिर अगला जो पॉइंट है वो है इस अवस्था में व्यक्ति सीमांत संस्कृति पर होता है यानी मार्जिनल कल्चर पर होता है। मार्जिनल कल्चर यानी, तो देखिए ये हो गया। उसके बाद 5वां जो इन्होंने बताया था वो है युवा अवस्था, और 6ठा बताया था प्रौढ़ावस्था, और 7वां बताया था वृद्धावस्था। तो मुख्य रूप से तो इन्होंने जो अवस्थाएं बताई थी वो किशोरावस्था तक ही माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी जो है युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था भी है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया था, समाजीकरण के विभिन्न स्तर या सोपान बताया था जॉनसन ने। आगे देखते हैं